तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। आप लोग सोच रहे हो कि मैं गाना क्यों गा रहा हूँ। गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि श्वेताब भाई ने कहा है कि एक मुद्दे के ऊपर बात करनी है आपको, तो ये वाली फीलिंग मेरे अंदर से आ गई उनकी बात सुन के। बात है, मुद्दा है जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स को कॉपीराइट मिलते हैं बड़ी कंपनीज की तरफ से। बड़ी प्रोडक्शन कंपनी या लेबल्स या ये होते हैं जैसे टी सीरीज़ या MTV या इस तरीके के जो बड़े प्लेयर हैं। प्रोफेशनल कहने वाला था मैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हुआ ये बिहेवियर। और स्टूडियोज़ वगैरह जो होते हैं, मूवी स्टूडियोज़ जैसे कि करण जौहर वगैरह के या यशराज फैमिली वगैरह के जो हैं, तो कायदे से फेयर यूज़ की एक पॉलिसी है कि अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हैं और उस पर आप बात कर रहे हैं, ये नहीं कि बस आपने वो लगा दिया और आपने नीचे अपनी शक्ल चिपका दी और वही बज रहा है, बस आप हाँ मुंह बना रहे। आपको सही में जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है उसे एनालाइज करना होगा, उसमें कुछ अपना इनपुट ऐड करना होगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज लाना होगा अपना इनपुट देके बेसिकली। तो वो एक कायदे का रिएक्शन या कमेंटेरी वीडियो बन सकता है आई थिंक। और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली ओन करते हैं उस कंटेंट को, उनको स्ट्राइक देनी चाहिए। स्पेशली इंडिया में बहुत होता है। मैं खुद इस चीज़ का 2 बार शिकार हो गया हूँ। मैंने बात भी की हुई है उसके बारे में। तो वीडियो देखते हैं और फिर साथ साथ बात करेंगे थोड़ा सा। जितना भी हमारा साइज़ है उस हिसाब से जितनी भी छोटी हमारी आवाज़ निकलेगी वो निकालने की कोशिश करते हैं। और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो बहन? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, काम कितना कर रहे हो? आज इंटेंसिटी डे है, जो जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, अज्यूमिंग तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो आज। बाकी सारे दिन तुम्हें इतना करना है जहाँ पे तुम्हारा रेस्ट और स्लीप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काम के अलावा वो है तुम्हारी रेस्ट और तुम्हारी स्लीप। रोज अगर कर रहे हो तो कोई इतना साइको की तरह पुश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें साइको की तरह एक दिन हफ्ते में 7-8 दिन में पुश करने की जरूरत है। उसी में हल्का सा एवोल्यूशन हो। स्लीप इम्पॉर्टेंट है यार। स्लीप ना बड़ी सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। आपके मूड को इफ़ेक्ट करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेनिंग की कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करती है। या मूड से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरों के साथ किसी चीज़ को करने की आपकी अप्रोच क्या है, दूसरे आपके जो पीयर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा, और आपका जनरल एटीट्यूड अबाउट चीज़ों के बारे में। तो ये ओवरऑल ही सारा का सारा आपके पर्सोना को इफ़ेक्ट कर देती है स्लीप अगर वो ढंग से ना मिली। और ऑफ कोर्स उसके फिजिकल मेडिकल रिपरकशंस हैं अगर आप बुरी स्लीप ले रहे हैं कंटिन्यूसली। जिसकी फटी हुई है काम में, अभी भी शुरू नहीं कर रहे हो, अपने सारे गोल्स को नकार के बैठे हो, अटैक मोड उठाओ। काम कैसे होता है, कैसे करना है, प्लानिंग के टेम्पलेट्स, एग्जीक्यूशन के टेम्पलेट। कांग्रेचुलेशंस। रोहन करियप्पा एक यूट्यूबर है जो प्रेडोमिनेंटली तुम्हारे DHH देसी हिप हॉप के बारे में बात करता है, एंड ही इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। काफी डिसेंट बंदा है, मेरे को तो काफी पसंद है भाई। आई रियली लाइक द गाय। आई थिंक मैंने इनका पॉडकास्ट देखा था काफ़ी पहले, शायद 3-4 साल पहले। या आई थिंक मुझे लगता है कि जो ये जितने भी लोग ऑनलाइन या कैमरा पे होते हैं, मूवी इंडस्ट्री है, यूट्यूब वगैरह या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या इवन पॉलिटिशियंस या इस टाइप के भी जो लोग होते हैं, इनमें 2 टाइप के लोग होते हैं। एक जिनको आप देख के कह सकते हो कि ये जैसे अभी दिख रहा है या जैसे अभी बात कर रहा है ऐसे ही बात कर रहा होगा असली में भी अगर आप इससे मिलोगे। और श्वेता उनमें से एक है। मुझे लगता है कि अगर आप इसे असली में मिलोगे तो इसी तरीके से ही बात करेगा। थोड़ा सा शायद फिज़िकल फ्लो ज़्यादा आ जाता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पेस की कंस्ट्रेंट नहीं रहती अगर आप किसी इंसान से फिज़िकली मिल रहे हो इन कंपैरिजन टू कैमरा पे कुछ कर रहे हो। तो 2 टाइप के लोग होते हैं, जो कैमरा पे भी ऐसे ही होते हैं, जो शायद असली में भी जब उनसे आप मिलो तो वैसे ही बात करेंगे। और यानी कि कोई फेक हो नहीं है। आज के समाचार में आपको देना चाहूँगा, ऐसी कोई बातों को कुछ एफेक्टेशन नहीं ला रहे अपनी बातों में।
तो रोहन करीब मुझे उस वाले कैटेगरी में लगा जितना मैंने देखा. मैंने कोई उसके वीडियोस कभी भी नहीं देखे. देसी हिप हॉप का एनालिसिस तो क्या, मुझे वो ही नहीं पसंद. तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसको देखने की. लेकिन इसके साथ मैं उसका शताब के साथ ही देखा था पॉडकास्ट, जिसमें कि बंदा डिसेंट फनी लाइक मजाक जिसके साथ थोड़ी बहुत फनी बातचीत की जा सकती है. रिसेंटली उसके चैनल पे 3-4 दिन पहले तुम्हारे MTV हासन ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है 50 कॉपीराइट स्ट्राइक्स. जो जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे देख रहे हैं, एक पोयम है बहुत फेमस, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट. 3 में तो चैनल उड़ जाता है. I sat quiet because I'm not a communist. Then they came for the socialists. I sat quiet because I'm not a socialist. Then they came for the unionist. I did not speak out because I was not a unionist. Then they came for this person. I did not speak out because I'm not that person. Then they came for me. And there was nobody left. ये पोएम नहीं है, ऐसे कोट है किसी का, सुना हुआ वैसे तो. Speak out for me. ये एज ए यूट्यूबर एटलीस्ट मैं कहूंगा इंडिया में, मुझे बाहर के देशों का नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. कंपनियों से, कॉर्पोरेशन से, इवन इंडिविजुअल से जिनके पास बहुत सारा लेट्स से पैसा है, जिनको पता है कि भाई हम पैसे से दबा सकते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स, टैग्ड कॉपीराइट स्ट्राइक्स का हमेशा डर रहेगा. आई अंडरस्टैंड कि सारे यूट्यूबर एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है, हम कोई दोस्त नहीं है, हम कहने को मतलब एक्वेंटेंसेस हैं, एक दूसरे का वर्क देखा हुआ है. लेकिन ये मुझे लगता है एक मात्र मोमेंट है जहाँ पे आग बंद करके सबको बोलना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए. इवन तो एक यूट्यूबर पे ये टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट एक्चुअली हम सब पे किया जा रहा है. यहाँ पे बस नाम रिप्लेस करने की देरी है, हम भी अप्लाई होते हैं. तुम बात कर लो किसी भी कंटेंट का, कैरी मिनाटी से स्टार्ट कर सकते हो, सबसे बड़ा लेट्स से यूट्यूबर है. कैरी मिनाटी ने कितनी सारी क्लिप्स यूज करी हैं, तो उसका पूरा करियर है क्या, रिएक्शन कंटेंट ही है. He's reacting to something and उस पे वो अपना रोस्ट लिख रहा है. Now imagine करो जितने भी लोग उसने क्लिप्स यूज करी हैं रिएक्शन अपने कंटेंट बनाने के लिए, अगर वो सब कॉपीराइट मार दें. अब ये आई थिंक मार भी दिया था उस पर किसी ने, एक पाकिस्तानी सिंगर था कोई, और फिर उसने उसको आई गेस अपील की थी कि ना करो यार, देख लो हो सकता है, तो उसने फिर हटा लिया था. या भाई, मुझ पे ही मारी हुई है स्ट्राइक, और मुझ पे एक ही चैनल ने 2 डिफरेंट सालों के अंदर मारी है. एक मैंने वीडियो, एक ना रिजर्वेशन के इशू को एक्सप्लेन करते हुए दृष्टि एजुकेशन के विकास देवी कीर्ति जी की 5 घंटे से ऊपर की वीडियो, जिसमें मैंने रिएक्शन बनाया था 11 घंटे का. 11 घंटे की वीडियो बनाई थी मैंने. आई थिंक वो मैंने पार्ट्स में बनाई थी, एक नहीं थी वो वीडियो. लाइक 4 घंटे की ऐसे कुछ करके मैंने 11 घंटे का टोटल वीडियो बनाई थी. और उस पर मुझे आई गेस मल्टीपल वीडियोस थी, तो 2 स्ट्राइक आ गई एक ही बार में. और मुझे लगा भाई अब तो लग गया है, ये तो गया, एक और स्ट्राइक और ख़त्म. ये है बात 2021 की बात है शायद ये. तो तब 2 आ गई स्ट्राइक, बट फिर मैंने आई थिंक उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, तो फिर नहीं आई. फिर मतलब वो जो स्ट्राइक होती हैं वो उड़ जाती हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम. 3 महीने का शायद टाइम होता है, तो अगले 3 महीने में कोई स्ट्राइक नहीं आई कहीं से भी, तो वो भी उड़ गई. तो मतलब आई मीन वो स्ट्राइक भी एक्सपायर हो गई, तो फिर मेरा ठीक हो गया था नॉर्मल. उसके बाद फिर मैंने एक हिंदी लैंग्वेज की क्या वैलिडिटी या कंडीशन है इसके ऊपर आई थिंक एक शॉर्ट वीडियो थी, 1 मिनट से कम की ही रही होगी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी. आई थिंक 25-1 मिनट की वीडियो थी. आप ये सोचो कि 1 मिनट की वीडियो है जिस पे मैं 25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कुछ तो किया होगा ना, उसमें जक तो नहीं मारी होगी. कुछ तो कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, कुछ तो एग्जाम्पल साइट किया होगा, लेकिन उस पर भी स्ट्राइक आ गई. और आई थिंक एक शायद मुझे और स्ट्राइक आई थी, पता नहीं किसी रैंडम कंपनी से. एक स्वदेश मूवी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा सा मूवी के बारे में बात करते हुए. तो मैंने जस्ट लाइक वो ऑडियो वीडियो थी बेसिकली, एक पिक्चर थी जो कि कांस्टेंट रहती है पूरे वीडियो के दौरान. तो बेसिकली जिस तरीके के अगर आपने सैम हैरिस का कभी पॉडकास्ट सुना हो, जो कि अब तो खैर उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे पुराना वर्जन था उसमें बस एक पिक्चर चलती रहती है पूरे पॉडकास्ट में, और बस ऑडियो सुनते हो बेसिकली आप. तो मैं वैसी वीडियोस बनाता था पहले. तो उसमें जो वो स्वदेश वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आई थिंक वो एक पोस्टर यूज़ किया था उस मूवी का, और उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक दे दी. भाई क्या कहा जा सकता है वो. और वो कोई कंटेंट कंपनी थी, वो कोई डायरेक्ट स्टूडियो की भी नहीं स्ट्राइक आई थी. ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो कि हैंडल करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं इन स्टूडियो से, कि हम आपके जितने भी कंटेंट है उनके लाइसेंसेस हम ले लेते हैं और हम हैंडल करेंगे.
और फिर ये स्ट्राइक मारते रहते हैं ऐसे इंडिविजुअल लोगों पे। बट जो दृष्टि एजुकेशन की तरफ से आई थी, पहली बार जब 2 स्ट्राइक्स आई और दूसरी बार जब 1 स्ट्राइक आई, वो दोनों ही बार उनकी ही तरफ से आई थी, ये कोई कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं थी। तो लाइक ये थोड़ी सी, आई डोंट नो इसमें जो मेन जो खुद देविकास देवकीर्ति जी हैं वो कितना इन्वॉल्व रहते होंगे इस प्रोसेस में। होपफुली शायद जो अंडरलिंग्स हैं वो संभालते होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि बड़ी कंपनी है भाई वो। लेकिन देखो आपकी एजुकेशनल चैनल है वो, ठीक है, तो एजुकेशन की डिसेमिनेशन अगर हो रही है, आपके द्वारा दी गई एक एजुकेशनल बात के ऊपर आगे बात हो रही है, तो आपके एंड से उसके ऊपर इस तरीके का सुपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, एक तरीके का गेट कीपिंग करना उस चीज़ की कि हमारी बात पे कोई बात मत करो, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मुझे जो बात गलत लगी उसे मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा उसके अंदर। तो ये है सो कॉल्ड रिस्पेक्टफुल गुरुजी बनते हैं इस तरीके की, मतलब जो संस्थाएं हैं या जो भी दृष्टि की दृष्टि पड़ गई मेरे पे। सेम लॉजिक तुम उठा के कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर सोच लो, थाकेश का कंटेंट उठा लो, लक्ष्य चौधरी का कंटेंट उठा लो, ये क्लिप्स वाली चीज ध्रुव राठी पे भी अप्लाई होती है और मोहक मंगल पे भी अप्लाई होती है कि अगर तुम्हें लगता है भाई ये लोग क्लिप्स यूज नहीं करते, ये लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं बहुत लंबी, बट इन स्क्रिप्ट में भी ये क्लिप्स, फोटोज, चीजें दिखाते हैं। 3 स्टाइल यार वो करना ही होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हो ना, और उस चीज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप शेयर करोगे। इसीलिए लॉ बना है फेयर यूजेज का। जिन लोगों ने वो लॉ बनाया होगा, लॉ मेकर्स या जो भी कांग्रेसमैन वगैरह होंगे, आई गेस यूएसए में बना था सबसे पहले, और बाकी पूरी दुनिया में भी टू सम एक्सटेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स एग्जिस्ट करता है। तो वो सब के सब झक नहीं मार रहे, उन सब ने जो कुछ इस तरीके का लॉ बनाया वो सोच के बनाया है। ओरिजिनल ज्ञान कहीं से नहीं फूट रहा, एक चेन के ऊपर ही बात होती है, और फिर उससे एक सिंपल बात से बात शुरू होती है और फिर वो बात कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती है। या किसी इवेंट को आप लेते हो, उस इवेंट को लेते हो और फिर उसके लाइक परत दर परत उसके ऊपर बात होती है। ये एक कॉन्वर्सेशन का तरीका है। कोई सब्जेक्ट भी आप सीखने जाओगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो एक छोटे लेवल से आपको पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिखाते हैं, नंबर से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस उन्हीं नंबर को यूज़ करके करना सिखाते हैं आपको। कोई कहते कि नहीं नंबर से नहीं आप सिखा सकते, नंबर तो हमने कॉपीराइट ले ली मैथमेटिक्स ही ऑब्सोलीट हो जाएगी। फ्रेम बहुत लंबी, बट इन स्क्रिप्ट में भी ये क्लिप्स, फोटोज, चीजें दिखाते हैं। 3 स्ट्राइक्स में चैनल डिलीट हो जाता है। यहाँ पे इस इंसान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इस इंसान को अब कोर्ट पे जाना पड़ेगा, बैठे केस लड़ना पड़ेगा, जो कि पता नहीं कितना प्रोलॉन्ग बैटल होगी, पहली चीज ये, या फिर ये सिंपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स ये जो कंपनी है ये वापस ले ले। एक मास कंसर्टेड पावरफुल कॉर्पोरेशन का एफर्ट आपको दिख रहा है कि इंसान को ऑब्लिटरेट करते हुए। तो यहाँ पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पहली एम्पैथी, दूसरा ऑल्सो सेल्फ प्रिजर्वेशन। एम्पैथी हम सब यही कर रहे हैं, हम सबको वो एक्सपीरियंस पता है वीडियोस डालने का, क्रिएटर होने का, और दूसरा आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन का। टू मेक श्योर ये कभी ना हो किसी के साथ भी, आंसर है यूनिटी। लोगों से एक कंसर्टेड एफर्ट। यूएसए के अंदर ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये फेयर यूज के अंदर आता है। ये लॉ तुम्हारा एचटी इंडिया में भी है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट, टू सम इन सम फॉर्म फेयर यूजेज इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। मानते नहीं है ना, पर यार ये बात है। का तुम्हारा आई थिंक 10 साल पहले केस हुआ था, उसमें जब ये जीत गया था ये केस, तो उनका सेट हो गया था फेयर यूज। यानी कि अगर आप किसी क्लिप्स यूज करो लेकिन उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट की तरह यूज करो, यानी आप उस पर बात कर रहे हो, अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आप उसको चेंज कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो, यानी कि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका, जो ओरिजिनल जो भी था, आप सिंपल वो पोस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको देखते हो और आप उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देते हो। और वो अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है, उसको पढ़नी भी चाहिए भाई। ओपिनियंस ऐड कर देते हो, पॉइंट्स ऑफ व्यू ले आते हो, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन देते हो, तो वो कंटेंट अब बहुत ज्यादा कुछ और बन चुका है, तो वो फेयर यूज के अंदर आता है। तो मुझे नहीं पता वो उसका इंडिया के अंदर कितना प्रोटेक्शन है। दूसरा कोर्स है भाई कि हम सब ये होने ही ना दें। एंड टाइम आफ्टर टाइम, अभी तुम्हारे सम्राट भाई के साथ सेम चीज हुई थी, कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है जो स्टॉक्स ने, उनके काफी सारे यूट्यूबर सपोर्ट में आए, ट्विटर पे पोस्ट किया, इधर पोस्ट किया, उधर पोस्ट किया, उससे क्या हुआ, कॉपीराइट स्ट्राइक वापस ले ली। मेरा पॉइंट ये कि लोगों के प्रेशर से फर्क पड़ता है। एट द जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं ये इनके कस्टमर्स लोग ही हैं, ये लोगों के लिए ही बना रहे हैं। लास्ट पॉइंट आता है बेसिकली ईगो का। ईगो कुछ लोगों का इतना सेंसिटिव है कि आप किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म या ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच टॉलरेट नहीं कर सकते। एक इंसान ने ओपिनियन दिया अपना, उसके मन में ख्याल आया, उसने शेयर किया। यही चीज़ मुझे लगी थी दृष्टि वाले केस में भाई, रिजर्वेशन पे उनका 19-20 सपोर्ट ही था, और मैं पर्सनली रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है ओवरऑल हमारी कंट्री की
पूरी कंट्री के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए, लोगों के लिए, स्पेशली जिनके बारे में आई गेस सोच के इस स्कीम्स को बनाया जाता है, जिन पिछड़ी सो कॉल्ड जातियों के लिए। आई डोंट थिंक उनको शायद इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। कुछ लोगों को हो जाता होगा फ़ायदा, गिने चुने जो उंगली के ऊपर है, बट उन्हीं ग्रुप्स में भी जो ऑलरेडी से ही समृद्ध थे उनको ही उसका फ़ायदा होता है। मेरा ये ओपिनियन है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट उनको क्रिटिसाइज़ किया था और मुझे लगता है कि यही वजह रही होगी। एनवायरनमेंट में जीना, आप सिर्फ वही बोल सकते हो जो सामने वाले को अच्छा लगेगा सुनने में। अगर मुझे पसंद नहीं आया सुनने में, फिर तो फायदा नहीं है। जनरेटिंग पोटेंशियल खत्म कर दूंगा। स्टार करो, अब जो भी तुमने क्रिएट किया इतने टाइम से, जो भी इतने टाइम से बिल्ड किया है, हम सब खत्म कर दे रहे तुम्हारा, क्योंकि हमें कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगा अपने बारे में। और मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो ये करती है। कॉपीराइट स्ट्राइक से, लीगल नोटिस से केसेस कर देंगे। हर एक के पास कॉग्निटिव कॉस्ट नहीं है भाई ये बेयर करने की। अगर एक इंसान घर पे बैठ के कंटेंट बनाना चाह रहा है, उसको लगता है भाई मेरे अंदर एक एडिटोरियल ओपिनियन फॉर्मेशन में समथिंग इंटरेस्टिंग है कुछ बोलने का, या फिर मुझे लगता है हमेशा से एक टैलेंट था और वो टैलेंट इंसान प्रकट कर रहा है और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, चाहे उसकी नीश छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लीगल बैटल करने आया हूँ या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कॉस्ट ऑफ वेरियस नेचर्स। ये इंटिमिडेट किया जा रहा है आपको बताया जा रहा है हम आपसे छीन लेंगे, आपका टैलेंट प्रकट करने की क्षमता को छीन लेंगे। टैलेंट की क्षमता है, और मेरा तो यार देखो जस्ट ये एक हॉबी के तौर पे मैं ऐसे करता हूँ, बट जिस बंदे की बात हो रही है रोहन की, वो मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर है, तो वो मोस्ट लाइकली ये उसका मेन प्रोफेशन होगा और उसकी लाइवलीहुड का सोर्स होगा। आई थिंक ये अगर मैं अपने आप को ऐसी जगह पे रख के देखूं कि जहां मेरी पूरी प्रोफेशनल सिचुएशन दाव पे लग गई है, मतलब मेरी अर्निंग पोटेंशियल दाव पे है, बेसिकली मेरा बिजनेस, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और क्योंकि बिजनेस की तरह ही है यूट्यूब भी, जो लोग प्रॉपर इससे ही पैसे कमाते हैं फुल टाइम जो करते हैं। बेसिकली अगर तुम्हारा छोटा सा बिजनेस है और कोई आके उसको लाइक बंद कर दे या जला दे या तोड़ दे, जो भी है, ये वो वाली सिचुएशन हो गई। ये डरावनी चीज है भाई, क्रिएटिविटी को मारने की बात क्यों कर रहे हो? उसी स्वर में अगर कोई भाई अपने ख्याल प्रकट करना चाहता है, एनालिटिकल इन नेचर है, वो एडिटोरियल इन नेचर है, लाइवलीहुड खत्म कर देंगे हम आपका। भाई इससे लड़ना बहुत जरूरी है, इस सोच को खत्म करना देश में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हायरार्किकल सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता है बहुत ज्यादा। आप सिंपल ऑफिस में जाओगे, हो सकता है आपका बॉस भी ऐसा ही हो सकता है आपके सुपीरियर्स ऐसा हो सकता है भाई आप किसी टीम में काम कर रहे हो, आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक देना है, वो नहीं सुन सकते, और उस सुनने के बाद हुआ क्या, आपको इनडायरेक्टली आपके अगेंस्ट हो चुकी है पूरी टीम, आपको मजबूरन वो टीम या कंपनी छोड़नी पड़ी, या फिर आपको निकाल दिया गया, क्योंकि भाई ये तो एक्नॉलेज कर नहीं सकते वो कि वो किलस गए भाई, वो तुम्हारा वैलिड फीडबैक वो टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि भाई तानाशाह बुद्धि है ना इंसान की। हम तो इतने काबिल हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कोई करेक्शन का स्कोप हो सकता है। मेरी विनती हर किसी यूट्यूबर से है जो भी एग्जिस्ट करता है इस वक्त ये पर आई थिंक थोड़ा सा अलग केस हुआ यार, जॉब छूट जाती है तो मुझे नहीं लगता, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता शायद इतना ज़्यादा इंसान को, क्योंकि उतना इन्वेस्टेड नहीं होता बंदा। इसको तो क्रिएट करने में कई साल लगा दिए होंगे उसने, कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं आई थिंक, और उनकी क्रिएटिविटी से बनी हुई कोई चीज़ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है आई थिंक। तो आई थिंक इसका थोड़ा एक जॉब के उससे जाने से ज़्यादा बड़ी बात है ये। आज या कल में सोशल मीडियाज में हो पाए, अपने सारे सोशल मीडियाज पे वीडियो हो पाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वीडियो पे नहीं है, एटलीस्ट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पे, हर जगह पे पोस्ट करो यार। ट्विटर पे यूट्यूब को टैग करो, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर हो पाए भाई 5 मिनट लगेगा, कहो कि भाई ये तो अन्याय है ना, तुम्हारे कॉर्पोरेट सिस्टम का इतना दुरुपयोग हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसको तो आपको खुद भी इंटरनली भी रिजॉल्व करना चाहिए। इस पे आवाज उठाओ, जितने लोग भी कर सकते हैं आवाज उठाओ। जो लोग काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, मैं समझ सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई कुछ मत करो आज के दिन, अपना काम करो पूरे दिन तुम, लेकिन 10 मिनट जब खाली हो, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा टाइम मत निकालना, एक ट्वीट डाल दो, सिंपल एक ट्वीट डाल दो। अगर इसका कोई हैशटैग है, इसके आई थिंक होना चाहिए अगर कोई इसका हैशटैग है, क्योंकि आप अगर अपना कुछ क्रिएट करके डालोगे तो हो सकता है कि वो कितना बड़ा हो, उसका क्या इम्पैक्ट हो, बट अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैशटैग है उस पर अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्वीट्स आ जाए तो शायद उसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है। ट्विटर पे नहीं हो तो कुछ छोड़ो, इसमें असली आवाज़ यूट्यूबरों की
बाय यूट्यूबर आई मीन इन्फ्लुएंसर्स। फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स को वंस एंड फॉर ऑल हम लोग को रिजॉल्व करना है, ये तो बनता ही बनता है और बहुत स्ट्रेंथ से बनता है। वरना भाई आज ये एग्जांपल कल कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी कंपनी, और बहुत कंपनियां हैं, बहुत कॉर्पोरेशन है। आप ट्रेलर्स में सुनते रहते हो, वो लोग रोकते ही रहते हैं बैठ के, तुम्हारे जितने भी पिक्चरों के एनालिसिस पे वीडियोस बनाते हैं उनका आप सुनते रहते हो कि भाई हमारे पास आ गई स्ट्राइक, हमारे पे आ गया स्ट्राइक, ये ओपिनियन पसंद नहीं आया तो वीडियो टेक डाउन की वो आ गई। ये बहुत बड़ा चलन है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इस पे एक प्रॉपर लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। मेरा भी काफ़ी मन करता है ट्रेलर मूवीज़ या ट्रेलर्स के रिएक्शन बनाने का, लेकिन उसमें फिर मुझे यही लगता है कि यही ना उड़ जाए बात हो रही है, ये वैल्यूज की बात हो रही है, ये एक पॉपुलर्स की भी बात हो रही है, हाउ टू थिंक की भी बात है। ये बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कहेंगे मेरा से है इससे क्या यार, फर्क पड़ता है? ये स्पीच की बात है यार, फ्री स्पीच की बात है। पड़ता है, इससे हाउ टू थिंक शेप होता है, क्योंकि हाउ टू थिंक पे आप जितनी ज्यादा रोक टोक लगाते रहोगे, जितना ज्यादा उसको लिमिट करते रहोगे, तो हम फिर कुल मिला के वही चीज बोलने में सीमित रह जाएंगे जो कि एस्टैब्लिश चीजें सुनना चाहती हैं, इंस्टीट्यूशन सुनना चाहते हैं। आप फिर व्हाट टू थिंक पर प्रोपेगेंडा ही सुनोगे फिर जीवन भर में, आपको क्रिटिकल थिंकिंग का सी भी नहीं मिलेगा। आपको चाहते हैं लोग मूर्ख, नम कस्टमर्स, कंज्यूमर्स रहे आप, थिंकिंग पॉपुलेशन बने ही नहीं। तो अगर आप थिंकिंग पॉपुलेशन है तो आपको थिंकिंग के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई इंसान अगर थिंकिंग कर रहा हो, चाहे वो इंफीरियर हो चाहे सुपीरियर हो, और सोच के देखो यार, MTV एक मल्टीनेशनल जायंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, और एक आई डोंट नो उसके कितने सब्सक्राइबर, आई थिंक मेरे ख्याल से मिलियन के कम ही होंगे, मिलियन से। एक छोटा, मतलब छोटा क्या यार, MTV के मुकाबले तो छोटा ही हुआ ना, बिजनेस के साइज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो उससे आप इतने इनसिक्योर हो गए हो कि ऐसे, मतलब क्रिएटर को आपने 50 स्ट्राइक मार दी, मतलब कहाँ पे जाके सुलग गई होगी इनकी, किसकी सुलग गई यार। 50 स्ट्राइक मारने के लिए किसी की तो बहुत बुरी सुलगी हुई होगी, ये बात तो पक्की है। या तो कोई उनका कंटेंट मॉनिटर का कोई एल्गोरिदम होगा जो कि ट्रिगर हो गया होगा सडनली, और दर 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 उसने जहाँ जहाँ भी वो उससे ट्रिगर हुआ उससे उसकी स्ट्राइक ऑटो जनरेट हो गई हो, अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है तो। थिंकिंग के लिए हमेशा साइड लो। थिंकिंग कर रहा है ना, रॉबरी तो नहीं कर रहा ना, वो लॉ तो नहीं तोड़ रहा ना, छड़म छाड़ी तो नहीं कर रहा ना, अबे थिंकिंग कर रहा है कोई। थिंकिंग को आप रोक दोगे तो 1984 वाली बात होगी ना, थॉट क्राइम कर रहे हैं हम, तेरा लाइवलीहुड खत्म करेंगे, तेरे दिमाग में थॉट आया है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे कि भाई ने बात नहीं करी ज़्यादा, लेकिन इसमें YouTube को भी थोड़ा सा ज़रूरत है कि यार, अगर कॉपीराइट के कॉन्सिक्वेंसेस हमने इतने सिवियर बनाए हुए हैं स्ट्राइक के कि तीन कॉपीराइट आ गई तो उड़ जाएगा तुम्हारा चैनल, और 50 स्ट्राइक्स इस तरीके से आ रही हैं, ले भाई 50 ले इधर। तो अब इमेजिन करो, जैसे रोहन करीपा जो बंदा है, उसने आई गेस 10 साल मेहनत करके वो यहाँ पहुँचा होगा, मैं गैस लगा रहा हूँ ऐसा ही कुछ रहा होगा। मैं मिस्टर बीस का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने लगभग 8 या 9 साल कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहा, कोई देखता नहीं था उसकी वीडियोस। इस हिसाब से तो मुझे भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए वैसे। और आई गेस कि वही लोग बनाते हैं जिनका बेसिकली ये होता है कि भाई कोई देखे ना देखे फ़र्क नहीं पड़ता, बनाने में मज़ा आ रहा है इसलिए बना रहे हैं, बेसिकली ये माइंडसेट ही होता है। अदरवाइज़ तो बंदा बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो, जल्दी नहीं तो एटलीस्ट एट सम पॉइंट फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। एनीवे, तो सोचो कि उस बंदे ने 10 साल लगा के अभी तक वो जहाँ पहुँचा है यहाँ तक पहुँचा होगा, और जस्ट एक बाय अ सिंगल क्लिक अगर MTV जैसा कॉरपोरेशन उसके 10 साल की मेहनत को ऐसे उड़ा सकता है, तो इस तरीके का सिस्टम अगर YouTube में चल रहा है तो भाई YouTube को ज़रूरत है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा या तो मुश्किल बनाए, या तो चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े से इंट्रोड्यूस करे, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़्यादा गुंजाइश हो। ये नहीं कि किसी ने स्ट्राइक भेज दी तो स्ट्राइक लग जानी चाहिए, जब स्ट्राइक भेजी है तो वो टेस्ट होनी चाहिए कि स्ट्राइक बनती है कि नहीं बनती, और अगर वो बनती है तब वो स्ट्राइक शो होनी चाहिए कि हाँ अब आपको मिल गई है स्ट्राइक। कुछ ना कुछ इसके लिए सिस्टम्स डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए कितनी बार यार आप आवाज़ उठाओगे, हर बार कोई किसी को स्ट्राइक मिली आप आवाज़ उठाओगे, और उसके बाद भी अगर आपने आवाज़ भी उठाई और MTV का नहीं मन चेंज हुआ तो बंदे का तो हो गया कांड। ओरिजिनली तो ये ओनस है YouTube के ऊपर,
अगेन यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन यूट्यूब भाई बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा होगा। क्या कोई भी क्रिएटर कमाता होगा मिस्टर बीस या कोई भी जो यूट्यूब कमाता होगा, सोचो। तो यार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंटेंट क्रिएटर की तरफ